आदित्य ये एक सैटेलाइट है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सितंबर दो दो हजार तेईस को छोड़ा गया। इसके साथ साथ सात वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा गया और सभी का अलग अलग काम है। वो काम क्या है? अब आदित्य के साथ जिन 7 वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया था उसमें से 5 अकेले इसरो ने बनाया है, जबकि जो 2 जो हैं वो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करके इसरो ने उसको बनाया हुआ है। जैसे पहला है VELCC, इसका पूरा नाम क्या है? विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी। और यही वो इंस्ट्रूमेंट है, यही वो पेलोड है या वैज्ञानिक उपकरण है जो सन के कोरोना के डायनामिक्स का स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना से जो सोलर फ्लेयर निकल रहा है, इससे जो मास का जो लॉस हो रहा है उसका स्टडी करेगा ये। उसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या पड़ेगा उसका स्टडी करना। और इसका जो विकास किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इसरो। रिमेंबर वन, पहला हो गया VELC, दूसरा क्या है? सूट। सूट का है नाम क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नाम ही इसका इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये क्या करेगा? सन का जो फोटोस्फीयर है, जो बाहरी जो स्फीयर है, उस स्फीयर का ये स्टडी करेगा और सूर्य से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं ये उसको मेजर करेगा। और इसका जो विकास किया है वो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने के कोलैबोरेशन से किया गया है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है सोलेक्स। सोलेक्स का पूरा नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर and high energy L1 orbiting X-ray spectrometer are designed to study the X-ray flare from the sun over a wide X-ray energy range। सूर्य से जो फ्लेयर निकलता है, यहाँ का जो लावा दिख रहा है, जो इसी को बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, ये जो लावा है, इस लावा में जो एक्सरे हैं उस एक्सरे एनर्जी के जो रेंज क्या होगा उस रेंज का स्टडी करना। इसका विकास किया है मतलब यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। इसी सेंटर से भारत अपना सभी सैटेलाइट को विकास भी किया है। वैसे ही है नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है स्पेक्स। स्पेक्स का पूरा नाम क्या है? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। और साथ में है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज। ये छठवां इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो ये जो स्पेक्स है इसका मेन काम क्या है? सोलर जो विंड है, सौर जो पवन है, और उससे निकलने वाले बहुत तरह का जो हाई एनर्जी जो आयंस होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना। और जो यहाँ पे जो पापा है ये क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर है ये। और इसका जो मेन जो काम होगा वो क्या होगा? सोलर विंड और पार्टिकल को एनालाइज करेगा ये। हेवियर्स आयंस हैं उसको एनालाइज करेगा, उसके डायरेक्शन का ये पता करेगा। और लास्ट में एक इंस्ट्रूमेंट और आएगा, इसका नाम है मैग्नेटोमीटर। और मैग्नेटोमीटर क्या है? ये आखिरी पेलोड है। इसका मेन काम क्या है? इन सितु सन के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना। तो इस पूरे अभियान का मेजर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरे अभियान का जो मेजर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है, पहला तो हो गया, पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन वन, कि कोरोना जो भाग है वो ज़्यादा गर्म क्यों होता है, इसका अध्ययन करना है ये। दूसरा, कोरोनल मास इजेक्शन है उसका इनिशिएशन कैसे होता है उसका स्टडी करना है। जो सोलर जो फ्लेयर्स हैं उसका इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या पड़ता है ये उसका स्टडी करेगा। फिर सोलर जो एटमॉस्फेयर है उसके डायनामिक्स का स्टडी करना है कि भाई एटमॉस्फेयर सूर्य का बहुत गर्म है तो गर्म क्यों है, इस पे भी है। फिर सूर्य का जो पवन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, टेम्परेचर जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंस का भी स्टडी करना है। और साथ में जो आखिरी है वो है क्या है? अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन, कॉन्स्टेंट अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन, अबाधित रूप से सूर्य के ऊपर निगाह बनाए रखना। इस अभियान का एक और बड़ा फायदा होगा, सूर्य से निकलने वाले जो लपटें हैं, आंधी है, का भी अध्ययन करेगा। प्लस L1 बिंदु पर जब हम उसके सेटेलाइट को लगाते हैं तो उसका मेंटेनेंस खर्च क्या होगा? हमारा बहुत कम आएगा। और साथ में उसका जो ऑपरेशनल जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आदित्य L1 ये क्या होगा? नाइदर इट विल लैंड ऑन द सन नॉर अप्रोच टू द सन एनी क्लोजर। ये L1 के ही अराउंड रहेगा, ना कि ये सन पे लैंड होने जा रहा है और ना ही ये
सन के पास जा रहा है। आदित्य L1 जो अभियान है, ये 5 साल 2 महीना के लिए भारत के द्वारा किया जाने वाला अभियान है। सकते हो द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन ए हेलो ऑर्बिट around the L1 point. तो remember it, around the L1 point, not at the L1 point. अब इस स्पेस क्राफ्ट को हेलो ऑर्बिट में ले जाना है। और हेलो ऑर्बिट क्या होता है? मैंने कहा कि सन का साइज बहुत बड़ा है और उसके तुलना में पृथ्वी का साइज बहुत छोटा है। लेकिन सन का भी एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। एक मोटे आदमी के पास ताकत होता है, एक पतले आदमी के पास ताकत होता है। अब मान लो सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका अगर फील्ड में मान लो कहूँ यहाँ तक है, वैसे अर्थ का भी होगा तो अर्थ का छोटा ही होगा तो यहाँ तक होगा। और जहां पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल का मान जब शून्य हो जाएगा या इक्विलिब्रियम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा, उसी वहां से गुजरने वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग हेलो ऑर्बिट कहेंगे। और इसी ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट को, जैसे मान लीजिए हमारा कैमरा है, मोबाइल है, तो इस सैटेलाइट की तरह होगा। इसी बिंदु पे इस सैटेलाइट को क्या होगा? यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ये अब सैटेलाइट क्या होगा, यहां से आगे जो काम करेगा, तो आप याद रखना, ये काम करेगा जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम्स पे। एक बॉडी हो गया अर्थ, एक बॉडी हो गया सन, और एक बॉडी क्या होगा, इनके द्वारा लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि जो ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, दिस स्पेसक्राफ्ट will be placed in hello orbit around the L1 point, and this is the point in space where the gravitational pulls of the Earth and Suns are balanced, allowing the spacecraft to remain in stable orbit. दिमाग में होगा, क्या ये जो आदित्य है, ये जो सैटेलाइट हैं, ये फिक्स रहेगा एक बिंदु पर या ये भी घूमते रहेगा? याद रखना, जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन का चारों तरफ, वैसे ही ये भी क्या होगा, ये अर्थ के का जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है, सेम पीरियड से ये भी घूमते रहेगा। तो सन यहाँ पे है, L1 यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, अर्थ रोटेट कर ही रहा है, साथ साथ ये भी घूमते रहेगा उसी से। हमेशा क्या रहेगा, ये स्टेशनरी रहेगा, इसलिए इसको बोलते स्टेबल बोलते हैं यहाँ पे है। जबकि ये जो कक्षा है L1 जो पॉइंट है, ये वास्तव में क्या है, ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 एंड L5। इसमें से 3 जो है L1 L2 और L3, ये तीनों के तीनों क्या है, ये अनस्टेबल है। जबकि L4 और L5 का ये स्टेबल है। अब है कि ये L1 बिंदु पृथ्वी से कितना दूर पर है? ये L1 बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी है, यहाँ से पृथ्वी से जब चलना शुरू करेंगे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर क्या पे ये L1 बिंदु आएगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये L1 बिंदु है। और अगर हम सूर्य से बात करते हैं L1 बिंदु की दूरी कितना होगा, तो सूर्य से याद रखना आप लोग 15,000 लाख किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर और सूर्य से 15,000 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो गया, कि सन के तुलना में पृथ्वी से केवल 1% डिस्टेंस तय किया है। सन के तुलना में पृथ्वी से केवल 1% ही डिस्टेंस से तय किया है। इस बात को आप याद रखना। 1 जनवरी 2024 को आदित्य L1 के अराउंड पहुंच चुका है और वर्तमान में आदित्य से पहले इस बिंदु पर एक वेधशाला है, उसका नाम है सोहो वेधशाला, और वो यहाँ पे अभी काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग L1 को अभी तक सोहो का घर कर रहे थे, घर कह रहे थे। और अब ये आदित्य का भी घर हो चुका है। L1 बिंदु पे आप हो, पृथ्वी के वायुमंडल में आप, पृथ्वी के L1 बिंदु पे आप हो, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर में हो, और आप वहां पे हो। और वहां से जो आप ऑब्जर्व करते हो, तो जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होगा उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकोगे, और कोई भी जो घटना होगा उससे भी आप ऑब्जर्व कर सकोगे। फिर इंटरप्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की बात आता है यहाँ पे है, कि जब कम्युनिकेशन बेहतर होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, तो इंटरप्लानिटरी जो मिशन होंगे, वो मिशन क्या होगा, तो दूसरे ग्रहों के लिए या उपग्रहों के लिए जो अभियान करेंगे, तो अभियान क्या होगा, उसमें संचार की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ भी इसका हेल्प मिलेगा। और ऐसे अभियानों से हम वहाँ भी ज़्यादा जल्दी से हम सफल हो पाएंगे। अब जब हम L1 बिंदु पे हम पहुँच ही चुके हैं,
इसका एक और जो बड़ा फ़ायदा होगा, इस स्पेसक्राफ्ट को पार्किंग कह लो और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए कह लो। अब हम आने वाले समय में जब हम डीप स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे तो हम इन जगहों को हम स्पेस पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म कोई साइंटिफिक हमको एक्सपेरिमेंट करना है, उन एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम इसका हम उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद है नेविगेशन एंड पोजिशनिंग में, तो नेविगेशन एंड पोजिशनिंग एप्लीकेशन में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की बात करेंगे हम लोग आगे, क्योंकि जब इस पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं, जेम्स वेब पहुंचा हुआ है, सोहो पहुंचा हुआ है, और आगे भी कई सारे जो अभियान होंगे, तो इससे इंटरनेशनल जो कोलेबोरेशन है वो बढ़ेगा। तो बाद में हम डीप स्पेस को हम एक्सप्लोर कर सकेंगे ऐसे अभियानों के द्वारा, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा होगा हम लोगों को। क्या थे एजुकेशनल आउटरीच के लिए, फिर है अर्ली वार्निंग फॉर स्पेस वेदर। लैग्रेंजियन पॉइंट पे अगर हम जब जाते हैं तो वहाँ से क्या होगा, हम स्पेस के में कोई भी हलचल होने के कारण वेदर की कंडीशन में कोई भी बदलाव होगा उसके विषय में हम पहले हमें जानकारी मिल जाएगा। सन के अंदर सोलर स्टॉर्म अगर पैदा होता है और उस स्टॉर्म के कारण हम प्रभावित होने वाले, तो उसके विषय में जानकारी समय से पहले पता चल जाएगा। सोलर ऑब्जर्वेशन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में जो एस्ट्रोफिजिकल जो ऑब्जर्वेशन हैं उसे हम कर सकेंगे। जैसे टेलीस्कोप के माध्यम से हम बिना सही सही बेहतर पिक्चर ले सकेंगे, चाहे कोई गैलेक्सी कितना भी दूर क्यों ना हो, कोई स्टार कितना भी दूर क्यों ना हो, तो उन स्टार का हम अध्ययन कर सकेंगे यहाँ पे। और स्पेस टेलीस्कोप की हम बात कर रहा हूँ कि अगर हम इस पॉइंट पे टेलीस्कोप पे लगाते हैं तो उससे बहुत कम इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस कम होगा तो नहीं तो क्वालिटी जो होगा वो बेहतर क्वालिटी का पिक्चर लेगा, बेहतर क्वालिटी का इमेज हमें ला के देगा। और इससे एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें गुणवत्ता क्या होगा, अपने आप का कई गुना बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोलर फ्लेयर हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, एंड कई सारे टेक्नोलॉजी को जो हमको डेवलप करना होगा आने वाले समय में, वो सब भी हम कर सकेंगे। ये हमारा आदित्य एलेवन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव था। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, और इसके साथ